गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैन आईटीआई के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हमने अल्टरनेटर के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने कई तरह के क्लासिफिकेशन किए थे। जिसमें सबसे पहला था अकॉर्डिंग टू प्राइम मूवर, दूसरा था अकॉर्डिंग टू रोटेटिंग टाइप, तीसरा था अकॉर्डिंग टू रोटर कंस्ट्रक्शन और एक्साइटेशन के अकॉर्डिंग था सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर। हम ये जानते हैं कि कोई भी मशीन या इंस्ट्रूमेंट या वो अपना जब कार्य करती है तो वो किसी ना किसी सिद्धांत के ऊपर बनाई जाती है, किसी ना किसी एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के ऊपर बनाई जाती है। तो अल्टरनेटर भी एक सिद्धांत के ऊपर काम करता है, जिसे हम बोलते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसे हिंदी में कहा जाता है फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम। तो चलिए आज हम इस नियम के बारे में कुछ समझते हैं। फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। तो फैराडे का विद्युत चुंबकीय नियम क्या कहता है कि whenever a conductor rotates in a magnetic field, EMF is induced in the coil. अगर हिंदी में समझें तो जब कोई एक चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है तो उसके अंदर विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो इसका हम डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं या इसका हम डेरिवेशन करते हैं कि किस तरीके से ईएमएफ आता है और उस ईएमएफ की इक्वेशन क्या होती है। तो सबसे पहले इस डेरिवेशन को समझने के लिए हम दो बार मैग्नेट लेंगे। एक्चुअली सबसे पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि जो भी प्रिंसिपल बनाया जाता है वह कई आइडियल कंडीशंस में मान के बनाया जाता है। एक्चुअल के अंदर जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है, जो एक्चुअल जनरेटर, अल्टरनेटर या मोटर के अंदर जो भी प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो रियल से जो प्रिंसिपल हम पढ़ते हैं उससे काफी ज्यादा डिफरेंशिएट करता है। तो इसमें जो हम मान के चलेंगे वो एक आइडियल कंडीशंस होंगी। तो फैराडे के लॉ को समझने के लिए हम दो बार मैग्नेट यूज करते हैं, जिसको मैं मेंशन करता हूं नॉर्थ, और दूसरा मैग्नेट का पोल है साउथ, नॉर्थ और साउथ। अब हम ये जानते हैं कि चुंबकत्व से ये जानते हैं कि जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वो नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ की तरफ अपना पाथ पूरा करती है। यानी कि जो चुंबकीय रेखाओं की जो दिशा होती है वो नॉर्थ से शुरू होकर साउथ पे खत्म होती है। और जब हम इस चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक या कंडक्टर को घुमाते हैं तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो देखते हैं हम किस तरीके से ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर मैं आपको चालक बना के बताऊं तो चालक कुछ एक कॉपर का चालक, जिसको हम बोलते हैं कॉपर वायर, तो कुछ इस तरीके का बनाया जाता है। ये एक कंडक्टर है, या जिसे हम कह सकते हैं कि ये कंडक्टर में कई सारे अपन ने टर्म दिए हुए हैं। पर फैराडे के नियम को समझने के लिए हम एक सिंगल टर्म लेंगे। तो आइए हम समझते हैं फैराडे के नियम को।
एक्चुअल के अंदर डायग्राम ऐसा नहीं होता जो भी हम अल्टरनेटर डिजाइन करते हैं, पर इसके प्रिंसिपल को समझने के लिए हम एक इजी डायग्राम या बेसिक डायग्राम से हम समझते हैं। तो फराडे ने यह बताया था कि जब भी किसी परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में या किसी चुंबकीय क्षेत्र और जिस एरिया से वो लिंक हो रहा है उसमें परिवर्तन हो तो उसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। ये चालक है जिसकी वो लंबाई है और ये वो अक्ष है जिसके सापेक्ष वो चालक घूम रहा है। तो फराडे ने ये नियम दिया था कि जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो समान अनुपात होता है फ्लक्स के परिवर्तन की दर पे। अगर हम किसी मैग्नेट के पास कोई कॉइल रखते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जब तक कि उससे लिंक करने वाली जो रेखाएं हैं उसमें परिवर्तन ना हो। फराडे का नियम भी यही कहता है कि जो ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के चेंज के अंदर। तो जब इस इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करेंगे तो ईएमएफ बराबर में n यानी कि टर्नों की संख्या गुणा में फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर। अब फ्लक्स में किस तरीके से परिवर्तन होता है तो इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। अगर मैं आपको बेसिक डायग्राम बताऊं तो जब ये हमने एक सर्किल लिया जिसमें अलग अलग कोण होते हैं, जिसे हम पहले बोलते हैं 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और वापस 360 डिग्री। ये है कंडक्टर के घूमने की दिशा और इस हिसाब से ही फ्लक्स में परिवर्तन होता है। अगर फ्लक्स में परिवर्तन को हम देखें, जैसे कि समझिए कि ये एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट का नॉर्थ सिरा है, इस नॉर्थ सिरे से एक फ्लक्स रेखाएं निकल रही है और इसमें हमने एरिया कोई भी एक चालक रख रखा है जिसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल है जिसे हम बोलते हैं ए, और इसमें से फील्ड लाइन जारी है, इसमें से फील्ड रेखाएं जारी है। अब फील्ड रेखाएं जाती है तो इससे क्या होता है कि बी और ए के बीच में कुछ ना कुछ संबंध होता है जिससे हम दर्शाते हैं फाई बराबर में बी ए कोस थीटा, जहां पे थीटा बी और ए के बीच का कोण, जहां पे थीटा बी और ए के बीच का कोण होता है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि नॉर्थ पोल साउथ पोल फ्लक्स की रेखाओं की दिशा कुछ इस तरीके से। अगर एरिया हम इस तरीके से रखें कि बी और ए के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री हो तो इसमें से अधिकतम फ्लक्स निकलेगा, जैसे कि फाई बराबर में बी गुणा में ए गुणा में, अब हमें पता है कि बी और ए के बीच का जो कोण है वो 0 डिग्री है, ये बी के बीच का है और ये ए है,
इसके बीच का कोण 0 डिग्री है, तो बी ए कोस 0। इसका मतलब हुआ अधिकतम फ्लक्स इसमें से जा रहा है। और ये ही जब हमने इस फील्ड को या फिर इस जो कॉइल है इसको हम अगर कुछ एंगल पे घुमाएं, जैसे कि समझने के लिए तो इसका एरिया और इस फील्ड के बीच का कुछ ना कुछ कोण बनता है, क्योंकि ये जो एरिया है ये क्या हो चुका है, रोटेट हो चुका है अपने अक्ष के अबाउट, इस अक्ष के अबाउट ये रोटेट हो चुका है। तो इससे जो चुंबकीय क्षेत्र है और जो इसका क्षेत्रफल है इसके बीच का कोण चेंज हो चुका है। तो जो इससे जो फ्लक्स लिंक करेगा वो लिंक करेगा बी ए कोस ओमेगा टी, जहां पे थीटा जो है वो ओमेगा गुना में टी है। टी है यहां पे समय और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। अब ये अलग अलग कोण के हिसाब से अलग अलग मान देगा, तो इस हिसाब से हम इसके मान के बारे में देखते हैं कि अलग अलग कोण पे क्या क्या मान हो सकता है। सबसे पहले हम जब थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं, थीटा का मान 0 डिग्री रखते हैं, तो जो फ्लक्स में परिवर्तन होता है या जो फ्लक्स लिंक होता है कॉइल के साथ वो होता है B गुना में A कोस 0, जहां पे कोस 0 का मान होता है 1। तो फ्लक्स का मान हुआ B गुना में A। अब जब थीटा को हम 45 डिग्री लेके आते हैं या 45 डिग्री पे रोटेट करते हैं, तो फ्लक्स का मान होता है बी ए कोस 45, यानी कि फ्लक्स का मान में परिवर्तन हुआ। अब हम ये देखते हैं कि जैसे ही हमने 45 डिग्री तक किसी चीज को रोटेट किया तो फ्लक्स के मान में परिवर्तन हुआ। पहले फ्लक्स का मान b गुना में a था और जैसे ही 45 डिग्री रोटेट किया तो b गुना a बाई रूट 2, यानी कि फ्लक्स के मान में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। और फैराडे का नियम क्या कहता है, यही तो फैराडे का नियम कहता है कि जब फ्लक्स का मान परिवर्तन होता है उससे क्या चीज उत्पन्न होती है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो फैराडे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग, फैराडे के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ है वो बराबर होता है टर्नों की संख्या, यानी कि कितने टर्न हमने दिए हैं, गुणा में फ्लक्स में परिवर्तन की दर, फ्लक्स में परिवर्तन की दर, यानी कि किस गति से फ्लक्स का परिवर्तन हो रहा है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आती है कि ये चीज क्या है, तो इसको आसान भाषा में समझने के लिए कुछ मैं इस तरीके से लिख सकता हूं कि n गुना में फ्लक्स में परिवर्तन। अब हम जानते हैं कि किसी भी चीज में मान लो परिवर्तन होता है तो जो परिवर्तन जितना हुआ है उसको हम पहले लिखते हैं, जैसे कि ∅2, और जो पहले जो मान था उसको लिखते हैं -∅1 बटा में समय, यानी कि कितने समय में कितना परिवर्तन हुआ है। इसको आसान भाषा में समझने के लिए कि जैसे मान लो कि एक गाड़ी है कि वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। अब 50 सेकंड में उसकी रफ्तार हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो उसमें परिवर्तन कितना होगा 50 सेकंड में, यानी कि समय कितना है 50 सेकंड में। तो इस चीज को समझने के लिए, यानी कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ, तो 5 - 2 बटा में 50,
तो यानी कि 3/50। हम अगर यूनिट पे ना जाए तो ये इस तरीके का ये दर है कि किस दर से ये परिवर्तित हो रहा है, किस स्पीड से, या हम इसे ये भी कह सकते हैं कि इसको अपने वेग भी कह सकते हैं, किस वेग से परिवर्तन। यहां पे परिवर्तन ही मेन चीज है। अगर फ्लक्स और एरिया के बीच में परिवर्तन नहीं होगा तो ईएमएफ नहीं बढ़ेगा। तो ईएमएफ बराबर में n गुना में d/dt। अब फ्लक्स का मान यहां पे कितना है, बी ए कोस ओमेगा टी, बी ए कोस ओमेगा टी। इससे जो ईएमएफ का मान आ जाता है वो आ जाता है n, बी और ए बार आ जाएंगे, कोस ओमेगा टी यानी कि ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये है ईएमएफ जो इंड्यूस होता है, जहां पे एन बी ए ओमेगा, इसको हम कह सकते हैं अधिकतम, या अगर मैं आपको वापस समझाऊं तो E बराबर में N गुना में B गुना में A गुना में कोस साइन ओमेगा टी इंटू में ओमेगा, जहां पे n है टर्नों की संख्या, ओमेगा बराबर जहां पे होता है कोणीय वेग, ए यानी कि क्षेत्रफल, यानी कि कोई का एरिया, या जिसे हम क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। जिसे हम क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। और साइन ओमेगा टी, और क्या है साइन ओमेगा टी, ये कोण, इस परिवर्तन को बताता है। तो अलग अलग मान के ऊपर अलग अलग परिवर्तन होता है। तो जो आखिर में जाके जो विद्युत वाहक बल बना, उसको हम लिख सकते हैं E बराबर में एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब कोई जो होती है बेसिकली, उसके हिसाब से हम जो कोई हम बेसिकली अल्टरनेटर में यूज करते हैं वो कुछ इस तरीके की होती है। जहां पे ये इसका एरिया है। अगर हम अलग अलग कॉइल के हिसाब से अलग अलग एरिया हो सकता है। अगर मान लो हम वर्गाकार कॉइल लें, अगर हम वर्गाकार कॉइल लें तो जो एरिया होगा वो लंबाई, यानी कि लंबाई गुना में लंबाई। अगर हम आयताकार कॉइल लें तो जो उसमें हो जाएगा वो हो जाएगा लंबाई गुना में चौड़ाई। और अगर हम कॉइल का एरिया गोल लें, या जिसको हम कहते हैं सर्कुलर लें, तो जो इसका एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर।
तो जो ईएमएफ बनता है विद्युत वाहक बल सिरों के अक्रॉस, वो होता है NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब अलग अलग रोटेशन के हिसाब से मान लो जैसे रोटर घूमता है, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाऊं तो ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, इसे हम कहते हैं स्लिप रिंग। इसका काम होता है जो धारा उत्पन्न हुई है उसको कलेक्ट करना। ये नॉर्थ पोल और ये होता है साउथ पोल। अब जब ये कॉइल इस अक्ष के सापेक्ष जब घूमती है तो घूमने से इसके अंदर इसके कोण में परिवर्तन होता है, इसके कोण में परिवर्तन होता है। तो जब रोटर रुका हुआ है, जब हम कहते हैं कि जब रोटर चलना स्टार्ट नहीं हुआ, जब हमने हैंडल को नहीं घुमाया है, तो इसका कोण जो होगा वो होएगा 0 डिग्री, यानी कि ओमेगा टी का मान होगा 0 डिग्री। तो इस समय जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होएगा वो होएगा NBA ओमेगा साइन 0, जहां पे साइन 0 का मान होता है 0। अब हमने, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊं कि जैसे ही हम अल्टरनेटर का हैंडल घुमाते हैं तो हम उसके फ्लक्स और उसके एरिया के बीच का एंगल में परिवर्तन करते हैं। अब जैसे ही हमने इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट किया तो जब साइन का मान 45 होगा, तो जब ओमेगा टी का मान 45 होगा, 45 कब होगा? जब इस रोटर को या जब इस आर्मेचर को हम रोटेट करेंगे तो ईएमएफ का मान हो जाएगा NBA ओमेगा साइन 45, जिसका मान है NBA ओमेगा बटा में √2। फिर जब ये 90 डिग्री रोटेट करेगा तो इससे जो मान आएगा हमारे पास, जब ओमेगा टी 90 डिग्री रोटेट करेगा तो जो ईएमएफ का मान आएगा हमारे पास वो होगा N गुणा में B गुणा में A गुणा में ओमेगा साइन 90, जहां पे साइन 90 का मान होता है 1। तो ईएमएफ बराबर में N गुणा में B गुणा में A गुणा में ओमेगा। इस स्थिति को कहते हैं अधिकतम विद्युत वाहक बल उत्पन्न होना। तो हम अब अलग अलग मान के ऊपर, और फिर जब 90 डिग्री के बाद हम रोटेट करते हैं, 90 के बाद मान लो हमने किया 180 डिग्री, तो जो ईएमएफ का मान आएगा, अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए। अब जब थीटा बराबर 180 डिग्री होगा तो जब ईएमएफ का मान हो जाएगा वो हो जाएगा 0, यानी कि कोई भी ईएमएफ उसमें इंड्यूस नहीं होगा। फिर जब थीटा या जो घूमने की जो उसकी प्रवृत्ति वो 270 डिग्री की हो जाए तो जो उसमें ईएमएफ का मान हो जाएगा वो हो जाएगा -NBA ओमेगा। इसका मतलब ये है कि जब 90 डिग्री पे था तब भी ईएमएफ का मान NBA ओमेगा था और 270 पे भी मान NBA ओमेगा। पर इसमें फर्क कहां पे है? फर्क है इसके ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है उसकी डायरेक्शन के अंदर। ये माइनस साइन शो करता है कि उसका ईएमएफ ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है। बाद में जब 360 यानी कि एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगा तो ईएमएफ का जो मान हो जाएगा वो वापस 0 हो जाएगा।
इसके साथ ही आज प्रिंसिपल ऑफ अल्टरनेटर हम खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए।